दिलबंद ने मुस्कुरा कर इसे देखा। बारिश तेज है और रास्ता तवील है, क्यों ना कुछ देर यहाँ रुक लिया जाए। शांजे ने पतामंद मुस्कुराहट से इसे देखा था। श्योर। गाड़ी से उतरे, बचते बचाते इस जगह पहुंच गए। दिलबंद मुस्कुराकर बाहर बारिश देख रहा था। वो गीले बालों में हाथ फेर रही थी, दुपट्टा गले में झूल रहा था। जब वो कदम कदम चलता इसके पास आया, बेहद करीब। यू आर टू हॉट, इसे देखते हुए कमेंट पास किया, जिस पर इसने चेहरा इसके करीब किया। आई नो इट। इसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आई, पकड़कर अपने करीब कर लिया। तो क्या ख्याल है, मौसम के तेवर कुछ अलग हैं आज। ये बात इसके होश गंवा गई थी। दिलबंद छोड़ो मुझे, मगर इसका इरादा नहीं था। वो इसके चेहरे पर उंगली फेर रहा था। नो, मुझे पता है तुम यही चाहती है ना। क्या समझता नहीं हूँ मैं। उंगली तवाफ करती गले तक आ गई। दिलबंद प्लीज छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो। मगर वो दूसरे हाथ से इसके हाथ को लेकर होंठों तक लेकर जा रहा था। जब वो चीखी, छोड़ो, ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। इसी वक्त इसने इसे छोड़ दिया, अछूत चीज की तरह खुद से दूर कर दिया। वो हैरत से इसे देख रही थी कि चट्टाख एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर लगा। ये वो थप्पड़ है जो तुमने मशरकी औरत को मगरबी तर्ज अपनाकर मशरक के मुंह पर मारा था। वो हैरत से इसे देख रही थी जब दूसरा भी इसकी गाल पर पड़ा था। ये दूसरा थप्पड़ जो तुम ऐसे लिबास में गोश्त का लोथड़ा बनी हो और मुझे नीच और घटिया समझ रही हो कि तुम्हारे उकसाने पर मैं बहक जाऊंगा। एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या होता। तुम्हारा हशर देखकर तुम्हारी रूह तक कांप जाना था। हर मर्द मेरे जैसा नहीं होता, कुछ जानवर भी होते हैं। खुद देखो कहाँ से तुम अच्छी लड़की लग रही हो। हमारे गांव में तो लड़कियां नामहरम को अपना चेहरा तक नहीं दिखाती, और तुम नाजेबा लिबास पहनकर आधी रात को बाहर घूम रही हो। महसूस हुआ जब कोई इस तरह हाथ लगाए तो कैसा लगता है। सोचो, ऐसे चलता रहा तो तुम भी किसी की वहशत का निशाना बन जाओगी, तब कोई नहीं बचाएगा। भीगता हुआ गाड़ी तक आया, अपनी चादर निकाल कर लाया। लो इसे। इससे रुख मोड़े वो इसे पकड़ा रहा था, जो इसने चुपचाप पकड़ ली। एक याद जहन में कूद आई। यूनी की क्लास का मंजर, रोजीना की फटी शर्ट, इसकी जैकेट। यही आज अगर तुम बाहर ना होती, ना पर्दा कर निकलती ना, तो तुम्हारी इज्जत किसी और को ढांपने की जरूरत नहीं पड़ती। शर्मिंदा सर झुकाए सुनती जा रही थी। चादर इसने ले ली थी। काफी देर खामोशी हायल रही, फिर बारिश रुकी तो गाड़ी में बैठ गया। जल्दी आओ। इसे आता देख इसने फिर पुकारा। वो चुपचाप बैठ गई। बाकी रास्ते चादर लपेटे इसे मजबूती से पकड़े, खिड़की से बाहर देखती रोती रही। आज अगर तुम पर्दा करके आती तो तुम्हारी इज्जत किसी और को ढांपने की जरूरत नहीं पड़ती। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता, कुछ जानवर भी होते हैं। इसका एक लफ्ज याद रहा था। कितनी गलत थी कि वो बचपन से अब तक कितना गलत सोचती रही कि बोल्डनेस इज पावर, नो इट्स ओवर कॉन्फिडेंस, जो हमेशा ले डूबता है। असली पावर तो ये चादर है जो सब छुपा लेती है। एकदम गाड़ी रुकने पर वो होश में आई, चुपचाप उतर गई, फिर पलट कर इसे चादर थमाए। थैंक यू, आज आपने मेरी परवरिश कर दी, एक नई शांजे को जन्म दे दिया। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा ऐसे ही रहिएगा। मुझे रश्क आता है इस लड़की पर जो आपके निकाह में है। मैं खुदा से दुआ करूंगी मुझे मेरा महरम आप जैसा मिले। इसने चादर पकड़ी और खामोशी से चला गया। वो रोती हुई अंदर आई जहाँ दराब बैठा हुआ था। शांजे, मेरी बात सुनो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी डैड, इसने चीख कर कहा तो वह हैरान रह गया। क्या हुआ? डैड, यू आर माई एनिमी नॉट फादर। आपने मुझे पैदा होते इस मुल्क से, इसकी रवायात से, हया से दूर भेज दिया। पैदा होते ही कान में अजान के बाद दरस नहीं मगरबी मौसीकी ठोंस दी। एक लड़की के बजाय स्किन शो बन गई। पर्दा जो मुझे महफूज रख सकता था, आपने इसे घुटन बना दिया मेरे लिए। आज इस शख्स ने मेरी इज्जत बचाने के लिए, मुझे ढांपने के लिए अपने तन से चादर उतार कर दे दी, मारकर एहसास दिलाया कि मैं एक लड़की हूँ, होश नहीं। वो थप्पड़ आपने क्यों नहीं मारा डैड? क्यों? मगरब की ऐशो सूरत देखते ही लोग ये क्यों नहीं देख पाती कि वो रवायात जहन्नम का रास्ता हमवार कर रही हैं। हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। हमारे कानों में दर्द नहीं, सीसा भरने का सामान डाला जा रहा है। ये सब आपको मुझे सिखाना चाहिए था। इसने इसका हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। ये हाथ मेरी गलती पर मुझे मारने चाहिए थे। मेरी बेबाकी पर खामोश क्यों थे डैड, क्यों? बस सवालिया निगाहों से इसे देख रही थी, मगर वो नजर झुका गया था। ऊपर जाने लगी, फिर रुकी। मेरे लिए खतून
मौलमा का इंतजाम कर दे, मैं अपने मजहब से जुड़ना चाहती हूँ, पर्दे में रहना चाहती हूँ, किसी नामहरम को अपना मुखड़ा नहीं दिखाना मुझे। दुराब सोफे पर परेशान हाल बैठ गया था। मैंने अपनी बच्ची की परवरिश ठीक से नहीं की। बड़े सही, गजब हो गया, 2 और भैंसें चोरी हो गई हैं। अरफू चीखता हुआ हवेली तक, तमाम लोग लॉन में ही बैठे हुए थे। इसकी बात सुनते उठकर खड़े हो गए। क्या? हाँ बड़े सही, कल रात एक और चोरी हो गई, और सही पहरा देने वाले कुछ भी नहीं कर रहे, चोरी पर चोरी होती जा रही है। गांव में मैंने खुद पहरा लगवाया था, रात तक मैं देख कर आया हूँ, बारिश में भी सब मौजूद थे। अब्बा सही गांव में पहरे की जिम्मेदारी दिलबंद की थी, वो इससे परेशान हो गया था। पहरा था तो कैसे हो गई? वो परेशानी से सर झुका गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन में 5 जानवर चोरी हो गए थे, कुछ मालूम नहीं हो पा रहा था। जरीब, बख्तू और 2 लड़कियां खेतों से घूमकर वापस आ रही थी। सुबह दिलबंद पुलिस के साथ पूरे गांव का रौंड पर था, मगर कुछ नहीं मिला। इसी रास्ते से जरी की नजर एक बार फिर इसी खंडर पर पड़ी तो वो इसकी तरफ जाने लगी। जो 2 आदमियों की आवाज आई। बड़े सही से अब गांव नहीं संभाला जाता, छोटे सही तो ठहरे शहरी कबूतर, इसने क्या गांव संभालेगा। छोटी हवेली वाले को अब सरपंच बना देना चाहिए। इसे हैरत से इन्हें देखा, ये लोग जिनकी खुशी में बड़े सही शामिल रहे, ये इन्हें गलत कह रहे थे, इन्हें नजरअंदाज किया। इस खंडर के अंदर आ गई। वह दीवार आज भी ताजा थी, जिसे दोबारा मिट्टी लगाई गई थी। कुछ तो गड़बड़ है। सारी चोरियां रात में हुई, इतने पुराने खंडर में दीवार पर ताजा मिट्टी, आज रात देखते हैं क्या होगा। गांव में बढ़ती चोरियों की परेशानी से दिलबंद की भी नींद उड़ गई थी। जरी अपने घर की छत पर मौजूद थी। दिलबंद हवेली के जरी के घर का गांव के बीच था। छत से पूरे गांव का मंजर नजर आता था, खास तौर पर वो खंडर, इसकी नजर इधर टकी थी, मगर कोई हलचल नहीं हो रही थी। काफी देर हो गई थी, मगर कुछ नहीं। आखिर वो नीचे उतरने लगी। जब शकूर पर नजर पड़ी, हाथों में टॉर्च पकड़े वो छुपता छुपाता जा रहा था। इसका पीछा करने के लिए दबे कदमों निकली, पाजेब भी उतार दी गई थी। घर से निकली और कुछ फासले पर इसके पीछे चल दी। वो चलता जा रहा था और आखिर एक घर के बाहर रुका, दीवार फिलांगी और किसी के हाथे में उतर गया। अंदर से गेट खोला, एक भैंस लेकर बाहर निकला। वैसे आवाजें देने लगी थी जब पीछे से किसी ने हाथ रख दिया। घूंघट ऊपर था, पकड़ने वाले की तरफ से पुश्त इसने कान के करीब जाकर सरगोशी की। कौन है? दिलबंद की आवाज थी। वो भी अपनी छत से इन दोनों का पीछे करने लगा। जो कोई भी है शोर मत करना, देखते हैं कहाँ लेकर जाता है। इसने इसके मुंह से हाथ हटाया। इसने फौरन घूंघट नीचे कर लिया। छोटे सही, आप, तुम जरी हो, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इसे ऐसा अकेले देखकर गुस्सा आया था। बताती छोटे सही, पहले देखिए ये कहाँ जाता है, चलिए। इसने भैंस को आगे ले जाते शकूर की तरफ देखा था। वो दोनों इसके पीछे लग गए थे। वो इसी खंडर के पास जा रहा था। देखा छोटे सही, मुझे शक ही था, इसी जगह पर से। कहते हैं ये पागल सही का घर है। एक दिन इसने खुद को आग लगाकर खुदकशी कर ली थी। सब कहते हैं यहाँ इसका साया है, इसलिए कोई आता जाता नहीं है। मुझे भी इस जगह पर शक था। सारा घर टूटा था, मगर एक दीवार पर तरोताजा मिट्टी से लेपी जाती थी। इस रात हवेली के गांव वालों में शकूर भी था। तब से लग रहा था कि इसमें छोटी हवेली वाले दुराब खान का हाथ है। और वही हुआ, वो जानबूझकर गांव वालों के जानवर गायब कर रहा था, ताकि गांव वाले बड़े सही से बागी हो जाएं। वो नहायती गौर से इसकी बात सुन रहा था। शकूर सामने दीवार तोड़ रहा था। दीवार के अंदर एक दरवाजा था जो छुपाया गया था। शाबाश जरी, मैं भी शायद शकूर के पीछे ना आता, मगर जब मैंने इसके पीछे एक लड़की देखी तो आया और ये सब पता लगा। इसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ा। चलो देखते हैं क्या है यहाँ। वो दोनों इस दरवाजे से अंदर आए। एक बहुत बड़ा कमरा था जहाँ भैंसें बंधी हुई थी। शकूर इनकी तरफ पुश्त किए फोन पर बात कर रहा था। जी मालिक, कल फिर गांव में चोरी की खबर फैल जाएगी। अरे नहीं, दिलबंद को तो पता ही नहीं है, इसके पहरेदारों को तो हमने कब का खरीद लिया है। हाँ, बस आप सरपंची संभालने की तैयारी करें। दिलबंद का मीटर शॉर्ट हो गया था। इसने लपक कर गर्दन दबोची। और तू जेल जाने की। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि फोन हाथों से गिर गया था। दिलबंद, इसकी गर्दन दबोचने से इसने आगे धकेला। जरी ने इधर उधर देखा, एक डंडा मिला, भैंस खोली और हाँक ली। वो चुगाली करती दुम हिलाती आगे बढ़ रही थी। उसे गांव के बीचों बीच ले आया था। बाहर आओ सब, वो आवाजें लगा रहा था। जरी के हाथ में एक पीतल की देचकी आ गई थी, जिसने जोर जोर से बजानी शुरू कर दी थी। दिलबंद ने हैरत से इसकी तरफ देखा था।
कुछ ही देर में आधा गांव वहां जमा हो गया था। मेरी छम्मो, एक आदमी नाम लेता अपनी भैंस की जाना बढ़ा था। नवाज को भी इसकी भैंस मिल गई थी। उगल, क्या किया तूने और दुराब ने? बोल वरना तेरा हशर बिगाड़ दूंगा। ये मालिक का ही मंसूबा था कि गांव वाले बड़े से के सारे सुकून की नींद सोते हैं। गांव में चोरी कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा चोरियां करवाओ, लोगों को कहो कि बड़े से बीमार होने की वजह से गांव संभाल नहीं पा रहे, सरपंची इनसे लेकर मुझे दे दें। जिस दिन तुमने गांव में पहरा दुगना किया था, इसी दिन इनको ये सब पता चल गया था, मगर मालिक ने इन्हें कसी रकमें देकर खरीद लिया था और वो लोगों को तसल्ली देकर सुलाने लगे कि हम आसानी से जानवर चोरी करने लगे। और सरपंची हाथ आते ही दूसरे दिन भैंसे वापस दे दी जानी थी और बड़े सही को नाअहल करार दे दिया जाना था। उर्फू बड़े सही को भी ले आया था, जो खामोशी से इसका बयान सुन रहा था। शनावर शकूर को ले गया था। बाकी लोग दुराब की हवेली की तरफ बढ़े थे जब बड़े सही ने मना कर दिया था। सुबह पंचायत में करेंगे, शकूर को निगरानी में रखना। इसकी बात पर दिलबंद ने हैरत से बड़े सही को देखा था, मगर अब्बा सही उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया था। ये हुक्म है कहकर चादर ओढ़ते चले गए थे। तमाम गांव वाले भी वापस आपस में बातें करते चलने लगे थे। जरी भी उर्फू के साथ जाने लगी थी जब इसने पुकारा, चाचा जरी ने कमाल कर दिया है, आज शकूर को इसी ने पकड़वाया था, बहुत बहादुर है ये। उर्फू ने हैरत से इसकी जानब देखा था। पर पुत्र, इतनी रात को तू अकेली बाहर, तुझे कुछ हो जाता तो? मैं नहीं होने देता, इसीलिए अभी मेरे साथ वापस हवेली चलेगी। अब की बार चूकने की बारी जरी की थी, मगर छोटे सही अभी तो 2 दिन हुए हैं और इन 2 दिनों में तुम खुद को जग्गा जसूस समझने लगी हो। रही तू झांसी की रानी बन जाओगी, ये खतरनाक होगा, इसीलिए चलो। वो ये क्यों चाह रहा था कि वो आ जाए? ये वो एहसास था जो इसे आज हुआ था, इसे बात करने का, इसे देखने का। तुझे पेके में रखना होता तो ब्याहते ही क्यों? तू जा छोटे सही के साथ। उर्फू ने भी इसे इजाजत दे दी थी। वो चुपचाप इसके साथ चल रही थी। बारिशों की वजह से कल से ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव में फैली कच्ची मिट्टी और जली लकड़ी की खुशबुएं, साथ में बैठे लोग आग वहीं छोड़कर जा चुके थे, जिनसे कोयले बन चुके थे। राख पड़ने से गुम होते हवा खाक उठाकर ले जाती, फिर चमकने लग जाते। दहकते हुए आप भी गरमाइश दे रहे थे। दूर खेतों से आती ट्यूबवेल की आवाज और किसी ट्रैक्टर में चलता गाना। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हो। मैं क्यों तूफानों से डरूं, मेरा साहिल आप हो। जाओ तूफानों से कह दो, मिल गया साहिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। उनके अल्फाज में सांस बनाती इसकी पासेब की आवाज बिल्कुल ही इस मंजर में गुम था। वो घूंघट निकाले वो आगे बढ़ती जा रही थी और वो मुस्कुराता पीछे आ रहा था। जब से वो जरी को सोचने लगा था, रोजीना कम आती थी। बिना देखे वो इसका आदी होता जा रहा था। इस दिन जब वो मेरी बाहों में नीम बेहोश थी, तो क्यों ऐसा लग रहा था कि वो लम्हा कभी खत्म ना हो। इसके पास हर मुश्किल, हर सवाल का जवाब होता है। टांगे का वो सफर आसमानों में उड़ने से ज्यादा खूबसूरत था। आज तो तुम्हारा मदा हो गया हूँ, रवायात के साथ फर्ज भी निभा रही हो। मुझे हमेशा से इश्तियाक था तेरा चेहरा देखने का, पर क्यों तू मेरे निकाह में है तो क्यों नहीं देखूं? हक है मेरा। वो अचानक रुक गया था। वो चुपचाप इसके साथ चल रही थी, बिना देखे आगे बढ़ गई। जरी, मुझे तेरा चेहरा देखना है। जरी के कदम तो वहीं पत्थर हो गए थे। सांस तेज हो गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो इसकी खामोशी को हाँ समझता आगे बढ़ा। बाजू पकड़े रुख मोड़ने लगा जब कुछ याद आया। नहीं छोटे सही, मैंने कसम खाई थी, जो मोहब्बत करेगा इसी को चेहरा दिखाऊंगी। नहीं दिलबान, तू सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए इसकी कसम नहीं तोड़ सकता। तो जिससे मोहब्बत है ये नहीं, कुछ पता नहीं है। आहिस्ता से बाजू छोड़कर 2 कदम आगे बढ़ गया था। पीछे जरी का दिल टूट गया था। क्यों रुक क्यों गए छोटे सही? मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप खुद मेरा घूंघट उठाएंगे, मेरा चेहरा देखेंगे, तो सब बता दूंगी कि क्यों आज भी ये राज राज ही रह गया। दुराब सर झुकाए बड़े सही के सामने सर झुकाए खड़ा था। इसका मंसूबा ऐसे सरेआम जाहिर हो गया था, मगर वो दुराब था ही नहीं। इस दुराब को तो रात इसकी बेटी ने ही तोड़ दिया था। दुराब खान, तूने बड़े सही के खिलाफ लोगों को गुमराह किया, गांव में लोगों के मवेशियों की चोरी की। ये सारे इल्जाम है तेरे पर, तुझे कबूल है? हाँ, इसे नजर झुकाए कहा, जिस पर 5 सरपंच हैरान रह गए।
दिलबंद तो खुद दंग रह गया था। हाँ, मैंने सब कुछ किया, लालच में, दौलत शोहरत की लालच में, लेकिन कल रात मैं सबसे कीमती सरमाए ने मुझे गलत कह दिया। मेरी बेटी ने कहा मैं इसका दुश्मन हूँ, मैंने इसकी परवरिश गलत की। सच ही तो कह दिया है, मैंने ही तो दौलत शोहरत ऐशो आराम की चाह में इसे अपनी रवायात से दूर कर दिया, और यही मैं इन गांव वालों के साथ करता। मुझे माफ कर दें। वो रोता हाथ जोड़ने लगा। दुराब का ये रूप पूरे गांव को सकते में ले आया था, और ये सब दिलबंद की वजह से हुआ था जो अनजान बना खड़ा था। बड़े से खुद दुराब के पास आए, इसके हाथों को थामा और चल बस कर शेर, ऐसे रोंदे चंगे नहीं लगते। इसने हैरत से देखा जिसने इसे मुस्कुराकर गले लगा लिया था। बाकी सरपंच भी मुस्कुरा उठे थे। इन सबसे दूर गाड़ी के पास सफेद बुर्का पहने, हाथों में दस्ताने, पैरों तक को छुपाए नकाब किए, सर अमामा बांधे हिजाब किए कोई खड़ा था, जिसे देखकर दिलबंद को शक हुआ। वो झिझकता हुआ इसके पास आया। रोजीना, डार्क ब्राउन शेड आंखों के हैरत से देखा। मैं शांजे हूँ दिलबंद। इसने हैरत से थरता पैर से देखा। इसे खुशी भी हुई थी और हैरत भी। ये सब बहुत अच्छा लगा। तुम्ही ने तो किया, तुमने सिखा दिया कि ये मेरी हकीकत है। थैंक यू। इसकी बात पर वो सिर्फ मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गया। वो गाड़ी में बैठी और चले गई। हवेली में खुशी का समा था। हवेली में खुशी का समा था। दुराब शांजे की बड़े सही ने दावत की थी। खाने के बाद चाय का दौर शुरू हुआ। कश्मीरा शांजे को देखकर सकते में थी। अम्मा सही ने मना भी किया था, मगर फिर भी जरी सारा काम कर रही थी। वो इस वक्त किचन में थी जब शांजे आई। कितना अजीब मंजर था। पर्दे के दो रंग थे, एक की आंखें आया थी तो दूसरी की छुपी हुई थी। किचन में वो दोनों ही थी, इसलिए शांजे ने नकाब उतारा। तुम दिलबंद की वाइफ जरी हो ना? किसी की आवाज सुनकर इसने फौरन से घूंघट नीचे कर लिया था। अरे फिक्र मत करो, सिर्फ मैं ही हूँ। इसने पलट कर इसे देखा, थोड़ा सा घूंघट उठाकर इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा, फिर नीचे कर लिया। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? यहाँ और कोई नहीं है। इसने चुपचाप घूंघट ऊपर कर दिया। सफेद रंग, हरी दरमियानी आंखें, तीखे नकुश, गुलाबी होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट, नाक में कोका, बालों को परांदे में समेटे। वो खूबसूरत थी, शेर के दिल को घायल करने वाली हिरनी की तरह। शांजे तो खुद इसे चंद लम्हे देखती रह गई थी। जरी तो कितनी प्यारी है, कितनी खुशनसीब भी है कि तुम्हारी दिलबंद की शादी के बारे में पता चला। इतना खूबसूरत हादसा था। तुम्हारे साथ दिलबंद जैसा इंसान तुम्हारा हमसफर है। हादसा अच्छा हो या बुरा, हादसा ही होता है। इसके असरात सबके लिए एक जैसे नहीं होते। किसी के लिए अच्छा होता तो किसी के लिए सबसे कड़ी आजमाइश बन जाता है, जैसे मेरे लिए। इसने बेबसी से मुस्कुरा कर कहा था। तुम दोनों की जोड़ी सही है, तुम दोनों की बातें समझ से बाहर है। वैसे एक ना रिक्वेस्ट थी तुमसे। इसे सवालिया निगाहों से देखा। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ ना, सब शहर देखे मगर अपना गांव नहीं देखा। तो मुझे ये गांव दिखाओगी? अम्मा सही से पूछ लीजिएगा, मैं और बख्तो दिखा देंगे आपको। हमारा गांव बहुत सुंदर है। इसके बाद सुनकर निकाब ऊपर करती हुए चल दी थी। वो भी काम में लग गई थी। वैसे दिलबंद तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। दरवाजे पर रुखसत करते हुए शांजे ने इसे आहिस्ता से कहा। आपने देख ली? लो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने या किसी ने भी नहीं देखी। वो हंस दी थी। क्या पता था कि सच में इसने तो देखी ही नहीं थी। वो लोग चले गए थे। इसने एक नजर पलटकर कश्मीरा की मदद करती जरी को देखा था। मेरा है, पर मुझसे छुपा क्यों है तेरा मुखड़ा? शांजे जी, ये गुड़ बन रहा है। बख्तो, शांजे, जरी, इर्तिशा, चारों लड़कियां एक साथ गांव घूमने निकली थी। रास्ते में इन्हें कहीं गुड़ बनता देखा गया। शांजे फोटोग्राफर थी, सोशल मीडिया पर बहुत सी फेमस भी थी, मगर सिर्फ दूसरे शहर ममालिक की। कभी इसने किसी गांव की खूबसूरती को कैमरे की आंख में कैद नहीं किया था। अब कर रही थी। एक बड़ा सा पतीला, इसमें पकता गुड़, पुराने पसीने से भरपूर लिबासों में चम्मच हिलाते, सरों पर साफे बांधे गुड़ निकालते मासूम पेंडू सादे से लोग इस लड़की को हैरत से देख रहे थे, जिनकी तस्वीर बना रही थी। गुड़ गन्ने से बनता है और इसमें से गन्ने को काट कर इसमें से व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, शक्कर, गुड़ निकलता है। इसके अलावा इसमें मेवे डालकर भी गुड़ बनता है, जो शहरों में लोग बहुत शौक से खाते हैं। गुड़ और शक्कर की चाय व्हाइट शुगर से कम ही खतरनाक है। व्हाइट शुगर इसकी राब से बनती है, फिर शावर से धोया जाता है, मगर शहरों में बाज़ औक़ात इसे साफ करने के लिए केमिकल भी इस्तेमाल होता है, जो शुगर के चांसेस बढ़ा देता है। इस सारी इंफॉर्मेशन जरी दे रही थी और तस्वीर बनाती जा रही थी। इसके बाद वो इसे कपास की फसल में लेगी थी, जहाँ काफी सारी औरतें नरमे की फसल से कपास निकाल रही थी। इसे कपास कहते हैं, यानी रुई।
कपास दो किस्म की होती है, देसी और फार्मी। देसी फार्मी से ज्यादा भारी होती है और कम उगाई जाती है, फिर इन्हें शहर मंडी में बेचा जाता है। ये औरतें जो कपास चुन रही है, इन दोनों के हिसाब से इन्हें मजदूरी मिलेगी जिनसे ये अपना घर खर्च करती हैं। गंदम की कटाई के फौरन बाद कपास बो दी जाती है, जो जुलाई अगस्त में शुरू होती है और दिसंबर तक रहती है। गांव वाले रुई खरीदने की जरूरत पेश नहीं आती, अपनी बेटियों की शादी के लिए इसी में जमा कर लेती हैं। वो इसे बता रही थी, मगर वो इसमें से मौजूद एक छोटी सी बच्ची जिसकी स्किन फ्रेकलर थी, आंखें डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन के बाल, जिस पर दुपट्टे का एक पल्लू बांधा था, इस तरीके से पीछे एक झोली बनती थी जिसमें से ढेर सारी कपास इकट्ठी की हुई थी। वो तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं थी, इसमें इस बच्ची की मासूमियत, सादगी, मेहनत और आंखों में हैरत की झलक साफ थी। अगला मुकाम ईंटें बनाने का भट्टा था। ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने घर बनाने के लिए सारा दिन इस भट्टी की आग में जलता है। सरकार कह रही है इन भट्टों को बंद कर दे या इसकी चिमनी पर फिल्टर लगा दे। हुकूमत को चाहिए इन्हें वो मुहैया भी करे। आज अगर ये सब बंद हो जाएंगे तो हुकूमत को अपना कोई भी मंसूबा पूरा करने के लिए ईंट नहीं मिलेगी, हजारों घर भूखे सो जाएंगे। शाहज़ेब ने एक अफसुदा सी नजर भट्टे में ईंटें बनाते मजदूरों को देखा, जिनके पैरों में जूते भी नहीं थे। नीचे भट्टियां लगाकर कपड़े बांधा गया था। घर में ईंटों से बना जो किसी मसाले से जुड़ी हुई नहीं थी, सिर्फ खड़ी की गई थी। एक जोरदार झटका, सारा घर ढेर। मगर इन सब पर ही इसकी नजर 4 साल की एक बच्ची पर पड़ी, जो अपने बाप के कंधों पर बैठी थी। सर पर नाम नहाद का तिनका तिनका बाल, भट्टे के धुएं से झुलसी रंगत, सामने के टूटे हुए दांत इनकी नुमाइश करती, जिसका बाप इसे मुस्कुराते हुए फुसला रहा था। मेरी बेटी तो शहजादी है और शहजादियों से सोनी है, मेरी परी है। इस आदमी के चेहरे का सुकून, इत्मीनान हर मजबूरी पर भारी था, जो इसकी आंखें अश्क बार कर गया था। इश्तिशा तो ये सुनकर बोर हो गई थी और बख्तू इसे घूरने पर मगन थी। शौकी वो लोग अपनी जमीनों पर वापस आ गए थे, जहाँ एक ठंडे पानी का पक्का सवा था जिसमें इंसान आधा डूब जाता था। यह है हमारा मिनरल वाटर। लोग यहाँ कपड़े भी धोते हैं, नहाते भी हैं, फसलों को भी लगाया जाता है। पीने के लिए पानी के लिए वो नलका भी लगाया गया है। इन दोनों पानी की डिग्गियां अलग अलग है। वो इसे लिए एक नलके हैंडपंप के पास आई। नलके का लोहा ठंडा था, गर्मी में एक सुकून सा मिला था। इसे छूने से बख्तो दूसरे वाले के साथ शरारतें कर रही थी। इसे नलका चलाना शुरू किया था, पानी निकलना शुरू हो गया था। फसलों की खामोशी में लोहे के चलते नलके की आवाज, इसे निकलता ठंडा ठंडा पानी। शाहज़ेब ने अपने हाथ पानी के नीचे किए थे, इसकी धार इसके हाथ धकेलने लगे। ओ माय गॉड, इसका पानी तो इतना ठंडा है जैसे फ्रीजर का हो। जी, ये जमीनी पानी है इसलिए ठंडा है। लोहे का नलका धूप में चाहे हो जितना जले, पीने वाले को नहीं जलाता, जमीन से खींचकर ठंडा फुवार ले आता है। और ये बेजानदार होकर अपना काम नहीं भूलता, और हम जानदार होकर लोगों को जिंदा जला देते हैं, कभी आग से तो कभी अपनी जबान से। इसकी बात सुनते शाहज़ेब ने चोरी से इसकी नलका चलाती की एक तस्वीर बनाई। कुर्ती की आधी आस्तीनें नजर आते, इसके सफेद बाजून में मौजूद हरी चूड़ियां, निचले होंठ से लेकर ब्यूटी बोन तक का चेहरा, हरी शीशों से भरी फ्रॉक और नीचे हल्की लाल पटियाला शलवार जिसके पौंचे बंद ऊपर से खुले थे। सर पर नाक से नीचे हल्का लाल शीशों वाला घूंघट। हुस्न था किसी की रवायात का, सादगी का, रवाज का, एहतराम का। इसने हिफाजत से वो तस्वीर अपनी गैलरी में सेव की थी। वाह, वो इसे एक सूखे कुएं के पास लाई थी। पहले जमानों में लोग कुएं बनाकर पानी निकालते थे, औरतें भी यहाँ कपड़े धोती थी, घड़े भरती थी, घूंघट निकाले घड़े सर पर रखे नंगे पैर जाया करती थी। बाल्टी फेंकनी, पानी निकालना, सारा दिन यहाँ चहल पहल रहती थी। मगर जब नलके लगे, ट्यूबवेल लगे तो ये रौनकें खत्म हो गई। बख्तू शरारत करती बिला वजह ही बाल्टी कुएं के अंदर फेंक रही थी। ये लम्हा शाहज़ेब ने अपने कैमरे में कैद कर चुकी थी। जरी चलना, इस खाले पर चलते हैं। उन्हें लिए फिर एक सवा नुमा जगह पर आ गई थी। इसमें पानी का बहाव तेज था। बख्तो देखते ही देखते इसके अंदर उतर गई थी। इसने चेहरा खुला छोड़ा था, कपड़े भगोती, खुद पर पानी डालती खेल रही।